गाइस पहली कहानी शुरू होती है मॉर्गन हाउसल से। मॉर्गन हाउसल जो कि इस किताब के लेखक हैं। मॉर्गन हाउसल अपने शुरुआती दिनों में एक होटल में काम किया करते थे और उस होटल में अक्सर एक अमीर नौजवान आया करता था। वो अमीर नौजवान ताजा ताजा ही अमीर बना था। उसे अमीर बने हुए लगभग 2-3 साल ही हुए थे, लेकिन इस 2-3 साल में उसने काफी कामयाबी हासिल की थी। अब इतनी कामयाबी जब उसने हासिल कर ली तो उस कामयाबी का नशा उसके सिर पर चढ़ गया और वो हमेशा उस कामयाबी के नशे में चूर रहता और हर किसी के साथ बदसलूकी करता। उसकी जेब में हमेशा नोटों की मोटी मोटी गड्डियां रहती थी और वो बिना मतलब उन गड्डियों को हर किसी को चमकाता रहता, दिखाता रहता, चाहे फिर किसी को देखनी हो या ना देखनी हो, इसे उस बात से कोई मतलब नहीं। वो हर किसी पर अपनी दौलत की डींग मारता रहता था। एक दिन होता क्या है, होटल में उसी अमीर आदमी से एक लैंप टूट जाता है जिसकी कीमत होती है $500। तो उस होटल का मैनेजर उस आदमी से कहता है कि सर, ये लैंप आपने जो तोड़ा है इसकी कीमत $500 है और आपको ये $500 चुकाने पड़ेंगे। तो वो अमीर आदमी गुस्सा हो जाता है और $500 की जगह अपने जेब से एक मोटी नोटों की गड्डी निकालता है और उस मैनेजर के मुंह पे वो गड्डी मारते हुए बोलता है, ये लो $5000 और दोबारा मुझे कभी परेशान मत करना और इस तरह से मेरी कभी बेइज्जती मत करना। फिर कुछ समय बाद एक वाकया और होता है। वही अमीर आदमी एक बार एक वेटर को अपने पास बुलाता है, उसके हाथों में नोटों की गड्डी देता है और बोलता है कि बाहर जो ज्वेलर्स की दुकान है उससे जाकर इन पैसों के सोने के सिक्के खरीद लाओ। वो सोने के सिक्के खरीद के लाके उस आदमी के हाथ में दे देता है। फिर वो आदमी और उसका दोस्त उन सोने के सिक्कों को छत पर जाकर फेंक फेंक कर एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं कि किसका सिक्का कितना दूर जाएगा। और ये सब चीजें वहां पर खड़े हुए मॉर्गन हाउसल और उनका वो वेटर दोस्त देख रहे थे बड़े अचंभे के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का व्यवहार आखिर कब तक चल सकता है, और इसका जवाब है ज्यादा दिन तक नहीं। आखिर हुआ वही जो कि ऐसे व्यवहार के साथ होना था। कुछ समय बाद मॉर्गन हाउसल जब अखबार पढ़ रहे थे तो अखबार में उसी व्यक्ति की खबर छपी थी और जिसमें लिखा था कि वो व्यक्ति बहुत बुरी तरह से दिवालिया हो गया, फिजूल खर्ची में उसका सारा धन चला गया और वो बहुत बड़े कर्जे में भी डूब गया। और इस किताब का आधार यही है कि धन संपत्ति के मामले में आप कैसा मैनेजमेंट करते हैं। और ये मैनेजमेंट इस बात से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखता कि आप होशियार कितने हैं या आपके पास दिमाग कितना है या आपके पास नॉलेज कितनी है। इसका सीधा सीधा ताल्लुक होता है आपके व्यवहार से। आपका मनी यानी धन के प्रति व्यवहार कैसा है। जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा ही धन रिटर्न होकर आपके पास या तो वापस आता है या फिर आपके व्यवहार की वजह से धन आपके पास से धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो गाइस दूसरी कहानी है सब्र की। सब्र, इस शब्द को बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आइए सब्र की ताकत का अंदाजा जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। रोनाल्ड रीड का जन्म एक गांव में हुआ था और वो सिर्फ हाई स्कूल पास थे। अपने काम पर यानी अपने ऑफिस जाने के लिए भी वो ज्यादातर लिफ्ट का सहारा लिया करते थे। वो लिफ्ट लेकर जाया करते थे लोगों से आते जाते। 25 सालों तक रोनाल्ड ने एक गैस स्टेशन पर सफाई कर्मी का काम किया। वहां पर वो झाड़ू लगाया करते थे, पोछा लगाया करते थे। उनकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन उनकी एक अच्छी आदत थी, वो फिजूल खर्च नहीं थे। उनकी बचत करने की बहुत ज्यादा आदत थी, इसलिए वो बचत किया करते थे ज्यादा से ज्यादा। वो खर्चा बिल्कुल कम किया करते थे। जो लोग रोनाल्ड को जानते थे वो यही कहते थे कि रोनाल्ड बहुत ही ज्यादा सामान्य जीवन जीता है। मतलब कि एक आम आदमी जितना सामान्य जी सकता है उतना सामान्य, बल्कि उससे भी ज्यादा सामान्य वो जीवन जीते थे। और ज्यादातर वो बचत करना पसंद करते थे और खर्चा तो बिल्कुल ना के बराबर करते थे। इतना ही खर्च करते थे जितने में उनका परिवार आराम से चल जाता था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने अपने बचत के पैसों से एक $12,000 का घर खरीदा। उस घर में वो अपने परिवार के साथ आराम से शांति के साथ रहने लगे और अपना बाकी जीवन वहीं पर बिताया। फिर टाइम बीतता गया और लगभग 60 साल की उम्र के आसपास उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। और जैसे ही रोनाल्ड की मृत्यु हुई अचानक से वो सुर्खियों में आ गए। एक्चुअल में जिस दिन रोनाल्ड मरे थे अमेरिका में उस दिन लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग मरे थे, लेकिन उन 3 लाख लोगों में से लगभग 2000 लोग ऐसे थे जो वास्तव में संपत्ति के मामले में मिलियनेयर थे। और तुक्के से या कहे कि सौभाग्य से रोनाल्ड भी उन्हीं मिलियनरों में से एक थे। रोनाल्ड की कुल संपत्ति का जब पता लगा तो रोनाल्ड के पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। यानी कि वो उस टाइम पे अमेरिका के अमीर करोड़पतियों में से एक थे। जो भी लोग रोनाल्ड रीड को जानते थे उनका सर चकरा गया कि आखिरकार इस आदमी के पास इतना सारा पैसा आया कहां से। क्योंकि रोनाल्ड रीड ना तो बहुत ज्यादा कमाते थे
और ना ही उनके पास इतना ज्यादा कोई बैकग्राउंड अच्छा था कि इतना ज्यादा पैसा आखिर आ जाए। तो छानबीन हुई और छानबीन में पता लगा कि ना तो रोनाल्डो को वो पैसा किसी लॉटरी से मिला था और ना ही वो पैसा किसी विरासत का था। आखिर में वो पैसा आया कहां से था? तो रोनाल्ड जो अपनी बचत करते थे, उन बचत के पैसों को उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदकर उनमें निवेश कर दिया था और फिर दशकों तक सब्र किया और इंतजार किया और वो पैसा टाइम के साथ साथ बढ़ता गया और वो उनकी छोटी सी सेविंग जो उन्होंने दशकों पहले की थी, आज के टाइम में $8 मिलियन बन गई थी। अपनी इस छोटी सी सेविंग्स और समझदारी की वजह से आज रोनाल्ड रीड अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए थे। अपनी वसीयत उन्होंने पहले से तैयार की हुई थी। $6 मिलियन वो अपने बच्चों के लिए छोड़ गए और $2 मिलियन उन्होंने अपने गांव में अस्पताल और पुस्तकालय बनाने के लिए दान में दिए थे। तो यहाँ पर आपने दो कहानियां देखी, एक उस अमीर नौजवान की जो कि धनी था, उसके परिवार भी पहले से धनी था, उसके पास काबिलियत थी, वो काफी होशियार था, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था और अपनी काबिलियत से उसने काफी पैसा भी कमाया था, लेकिन वो धन के मनोविज्ञान को नहीं समझ सका, फिजूल खर्ची में अपना पैसा बर्बाद करता गया और आखिरकार कर्जे में डूब गया और उसका सारा धन भी उसके पास से चला गया। और वहीं दूसरी ओर रोनाल्ड रीड जैसा इंसान जो कि शुरुआत में बिल्कुल गरीब आदमी था, ना तो उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम था, ना ही वो बहुत बड़े अमीर परिवार से आता था, ना उसके पास कोई विरासत की दौलत थी और ना ही कोई उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी। गैस स्टेशन में झाड़ू मारने की उसने नौकरी की, लेकिन उसने अपने दिमाग का सही उपयोग किया, उसने धन के मनोविज्ञान को समझा, उसने पैसों की सेविंग्स की, बचत की, फिर उनको सही स्टॉक्स में निवेश किया और सबसे मेन चीज उसने सब्र किया, दशकों तक इंतजार किया, सब्र किया और उसी सब्र की बदौलत वो लास्ट में अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया। वो अमीर आदमी पैसा कमाना जानता था, उसके पास कौशल था, ज्ञान था, नॉलेज थी, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी जो कि रोनाल्ड के पास थी और वो थी ये समझ कि पैसा कैसे काम करता है। वो पैसे का मनोविज्ञान जानते थे। तो दोस्तों ये बात तो साफ हो गई कि वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है, बल्कि एक मनोविज्ञान है। ये एक व्यवहारिक कौशल है और यहाँ पर यह मैटर नहीं करता कि आप कितना जानते हैं, आपके पास नॉलेज कितनी है, बल्कि ये मैटर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, पैसे के साथ, धन के साथ आपका व्यवहार कैसा है। पैसा हर जगह है, ये हम सबको प्रभावित करता है और ज्यादातर लोगों को तो ये भ्रमित ही करता है। हर कोई पैसे के बारे में बिल्कुल अलग ढंग से सोचता है। जैसे ही पैसों की बात हमारे सामने होती है तो हमारे दिमाग में आंकड़े आते हैं, जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों के आंकड़े। पर असल में इसे आप आंकड़ों की बजाय मनोविज्ञान और इतिहास के लेंस के द्वारा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की बुक की समरी की स्टार्टिंग और अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुए, ये इस बुक की प्रस्तावना थी, यानी कि इंट्रोडक्शन मात्र था, जो कि पिछली वीडियो में भी मैंने दिया था। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको सलाह दी थी कि आप ये बुक पढ़ें और इस वीडियो में मैंने समरी स्टार्ट कर दी है। तो कल से चैप्टर 1 आएगा, 2 आए, फिर उसके बाद 2, 3 और पूरे 20 चैप्टर में कवर करूंगा और उम्मीद है इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो और इस वीडियो में जरा सा भी पॉइंट आपको सीखने को मिला हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना किसी और के पास में, ताकि उसको भी फायदा मिल सके। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।